वेलकम टू शेजी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी। तो आज हम पहले एनसीईआरटी कवर करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में हम लोग इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पीवाईक्यूज जो आए हुए हैं वो भी करेंगे, तो उसको देखना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले हम इसको बिल्कुल अच्छे से समझेंगे कि आखिर इसमें क्या है, कैसे क्या पूछा जाता है, किस टाइप के सवाल होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है। जैसे कि ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, मतलब ऑब्जर्वर नीचे है और जिस चीज़ को ऑब्जर्व किया जा रहा है, ऑब्जर्व्ड पॉइंट, वो ऊपर है। ठीक है ना, मतलब देखने वाला बंदा नीचे है। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें तो देखने वाला बंदा ऊपर है, और फिर बेसिकली ये वापस आके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से सेम ही होता है। ठीक है ना, तो अभी हमने क्या देखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कि जिस चीज़ को देखा जा रहा है वो ऊपर है और देखने वाला ऑब्जर्वर वो नीचे है। यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है कि ऑब्जर्वर ऊपर है और जिस चीज़ को देखा जा रहा है, जिस पॉइंट को देखा जा रहा है वो नीचे है। तो ये जो चीज़ है ये हमें डायग्राम बनाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमें इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी हमें इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, क्योंकि हम 8 चैप्टर के बाद ही इसे कर रहे हैं, तो ये हमें एकदम फिंगर टिप पे याद होना चाहिए, हो भी गया होगा। और इसी तरह से चैप्टर ये इनकी कुछ वैल्यूज़ हैं 30, 45 और 60, बस इन्हीं का यूज़ होना है। ठीक है ना, बाकी 0 और 90 का यूज़ इसमें इस चैप्टर में नहीं होगा। तो अब ये कैसे वर्क करते हैं देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया था कि पाइथागोरस थ्योरम की थी, हमने बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि भाई सबसे बड़े ट्रायंगल, मतलब सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, ट्रायंगल के अंदर जो सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज, वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होती है। मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं। और इसमें क्या होता है कि मतलब अगर हमें 2 साइड्स गिवन हैं, कितनी साइड्स गिवन है, कोई सी भी 2, मतलब P और B गिवन है तो हम H फाइंड आउट कर सकते हैं, या P और H गिवन है तो हम B फाइंड आउट कर सकते हैं, या B और H तो हम P फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो जब हमें लगाना है जब हमारे पास 2 साइड हों और तीसरा साइड पूछा जाए। अब इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें जो भी ट्राइंगल गिवन होगा उसमें एक साइड और एक ही एंगल गिवन होगा। अब बची हुई 2 साइड से वो कोई सी भी पूछ सकता है। मतलब जैसे कि हमारे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, और जैसे कि ये 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, और हमें उसने बोला कि ये भाई हाइपोटेन्यूज निकालो। तो पहले जैसे इसको लेवल कर लेते हैं DEF। ओके, तो सबसे पहले देखो इसका जो बेसिक तरीका है वो क्या है कि मतलब सबसे पहले जो गिवन है वो क्या चीज़ है, वो बेस है, और जो हमें निकालना है, जो उसने पूछा है, DF मांगा है, DF क्या है इसमें, हाइपोटेन्यूज। तो B और H से कौन सा रिलेशन बनता है, कॉस थीटा या सेक थीटा। वैसे आप कॉस सही में ही डील करें, ठीक है ना, कॉस या सेक, मतलब B और H से जो रिलेशन बनता है। क्योंकि सबसे बड़ी मतलब दिक्कत यही आती है पहले कि यार हमें कैसे पता चलेगा इसमें साइन लगाना है या कॉस लगाना है या टैन लगाना। तो बस इस चीज़ का याद रखना है कि रफ में ये लिख लेना कि भाई गिवन क्या है B, निकालना क्या है H, तो बी एच में कौन सा रिलेशन लगाना है, कॉस। तो बस कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख लेंगे, B अपॉन H, है ना। अब कॉस का वैल्यू ऐसी रहेगा, थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, और बेस कितना है यहाँ पे 50, और हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है DF। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमें DF मिल जाएगा। अगर हम सेक लगाते तो भी आंसर आएगा, इससे बेटर मतलब एक स्टेप कम आएगा उसमें, ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या है कि बस आपको 3, मैं बोल रहा हूँ कि पूरा चैप्टर बस 3 से ही कर लो। अब DF इज टू आ गया 100 अपॉन √3। अब डिनोमिनेटर में रूट अगर आए तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, है ना। तो ये आ गया 100√3 अपॉन √3। तो इसी पर ही मतलब पूरा बेसिक ये चलेगा कि चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसे ही ये डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये भी हमें समझ आ जाएगा। एक सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर रोप, एक सर्कस आर्टिस्ट जो है वो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मतलब वो बिल्कुल बहुत अच्छे से खींच खाच के, उसमें स्लैक नहीं है, झोल नहीं है उसके अंदर। उसमें क्या है कि उसको एक पोल से बांध दी गई है, और
ग्राउंड से बांधी गई है, ठीक है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, एंगल ने ग्राउंड के साथ कितना डिग्री बनाया, 30 डिग्री, फिगर में दिया हुआ है। देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो पहले हम ये डायग्राम बना ही लेते हैं, अपना बनाएंगे ना, उससे क्या क्यों यूज़ करें। तो ये 30 है, ये 20 है, ये A है, ये B है, ये C है ना। अब हमने क्या देखा, हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ टावर। क्या निकालना है हमें, हाइट ऑफ पोल, सॉरी टावर नहीं है ये पोल है, हाइट ऑफ पोल। पोल यहाँ पर क्या है, AB, रस्सी तो ये है ना AC, वो इस पे चढ़ रहा है आदमी, ठीक है ना, धीरे धीरे सर्कस में काम करता है वो। तो अभी क्या हुआ, अब हमें AB का पता लगाना है। फिर अब हम यहाँ रफ में देखेंगे कि भाई ये AB जो निकालना है वो तो P है, और जो गिवन है AC वो हाइपोटेन्यूज है। तो P और H में हम क्या रिलेशन लगाएंगे, साइन थीटा। क्या लगा लेंगे, साइन थीटा। तो P अपॉन H, फॉर्मूला बार बार लिखो, याद भी हो जाएगा अच्छे से, है ना। तो साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास 30 है, थीटा मतलब जो एंगल गिवन है, परपेंडिकुलर जो है AB है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 20 है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, ठीक है। और AB बाई 20, ये 20 डिवाइड से पहुंचा 2 के ऊपर, तो हमारे को AB का वैल्यू कितना मिल गया बेटा, 20/2, दैट इज 10। तो हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। लास्ट में आंसर लिखना रहता है, ठीक है ना। चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये जो हमारे को सामने दिया हुआ है, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में अ ट्री ब्रेक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं इसको। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, ठीक है ना। मतलब एक ट्री जो है वो आंधी तूफान की वजह से टूट गया है। टूटा ऐसे कि मतलब ऐसा नहीं कि टूट के उखड़ के उड़ गया हो, ऐसा नहीं है, टूट के वो उखड़ के थोड़ा सा बस बेंड हो गया है, और बेंड ऐसे हुआ है कि जो उसका टॉप है ना वो मतलब ग्राउंड पे टच हो गया है, और 30 डिग्री का एंगल बनाता है उसका टॉप ग्राउंड के साथ। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री, जहाँ पर ट्री का फुट जाके है और जहाँ पर टॉप जाके टच किया, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। मतलब जैसे ये ट्री है और वो टूट के ऐसे इधर गिर गया, बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा ग्राउंड हो गया। तो ये पहले ट्री था, मतलब वो ट्री यहाँ था, ऐसे वो टूट के इधर आ गया है। तो अब हमने क्या देखा, इसको A ले लेते हैं, इसको B और इसको C। तो C तो पहले यहाँ था ना, अब वो इधर आ गया है, और C जो है टॉप ऑफ द ट्री था, नीचे आ गया, वो बेंड हो गया है, ग्राउंड के साथ टच हो गया है, और 8 मीटर दूर जाके इसको टच कर रहा है। अब हमें क्या करना है, ट्री की हाइट पता लगानी। तो ट्री की हाइट क्या है, जो बची है वो, और जो टूट गई थी वो। तो पहले हम P फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने देखा AB जो है वो परपेंडिकुलर है और BC जो है वो बेस है, तो tan थीटा लगा लेते हैं। तो पहले वहाँ सब लिखना पड़ता है, ऐसे नहीं स्टार्ट करना है। लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री इज AB प्लस AC, है ना। AB और AC को हमें ऐड करना है, तो AB निकाल लेंगे। तो लिखेंगे tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan ऐसे ही रहेगा। थीटा का वैल्यू कितना है, 30, परपेंडिकुलर इसमें AB है और बेस है 8। tan 30 का वैल्यू डाल देते हैं। tan 30 का वैल्यू है 1/√3। AB हमें फाइंड आउट करना है, और ये जो 8 डिवाइड में है वो /√3 के चला जाना है। यहाँ पर रेशनलाइज कर दो या नेक्स्ट बाद में कर देना। चलो अभी देखते हैं। अब हमें AC फाइंड आउट करना है। आप पाइथागोरस भी लगा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है, तो इसीलिए हम ऐसे ही करेंगे इसको। अब क्या करेंगे, बेस, ये चीज़ क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो B/H यानी कि कॉस लगाएंगे। B और H में क्या लगता है, कॉस। तो कॉस थीटा, थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, बेस है हमारे पास कितना, 8 मीटर, और हाइपोटेन्यूज इज AC। कॉस 30 का वैल्यू सिर्फ √3/2 होता है, 8/AC। तो AC इज इक्वल्स टू 8 × 2 ओवर, स्विच कर दिया ना इधर उधर, तो ये हो गया 16/√3। तो हमारे पास हाइट निकालने के लिए क्या था कि AB और AC को ऐड करना है। तो AB कितना निकाला था, AB निकाला था हमने 8/√3, और AC अभी अभी निकाला है 16/√3। थोड़ा मेंशन कर लेते हैं ना उन्हें कि हाँ भाई ये दिखना चाहिए, वहाँ ढूंढना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो। तो अब दोनों का LCM करा हमने, √3 आ गया और ऊपर आ गया 24। अब देखो, अब यहाँ रेशनलाइज कर लो। वैसे आप यहाँ भी रेशनलाइज करते हो, यहाँ भी करते हो, तो 2 बारी करना पड़ता, टाइम वेस्ट होता है। टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एग्जाम देने जाते हैं। तो अब हमें बस एक ही बार करना है इसको।
तो 1√3 ऊपर 1√3 नीचे, रैशनलाइजेशन 9th क्लास में सीखा था। √3 होता है 3। तो अब ये 3 शायद इस 24 को कट कर सकता है, तो हाइट ऑफ 3 जो निकल कर आया 8√3। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो a contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park। ठीक है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो प्लान कर रहा है किसके लिए, 2 स्लाइड्स बच्चों के लिए। For the children below the age 5 years prefers have the slide whose top is 1.5 meter high and inclined at the angle 30 degree टू द ग्राउंड। मतलब 2 स्लाइड हैं, एक तो छोटे बच्चों के लिए जो 5 साल से छोटे हैं, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू स्लीप स्लाइड एट हाइट 3 मीटर एंड इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब एक छोटे के लिए है, छोटे बच्चों के लिए, और एक बड़े बच्चों के लिए है। तो इसमें एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, और इसको हम ले लेते हैं PQR, और इसमें हम ABC ले लेते हैं। ठीक है, और इस वाले में 60 डिग्री है। छोटे बच्चों की जो वो है स्लाइड, उसमें सिर्फ 1.5 मीटर है, और बड़े वाले की बच्चों की जो स्लाइड है वो 3 मीटर है। अब हमें लेंथ ऑफ ईच स्लाइड निकालना है, दोनों स्लाइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अभी हमने देखा फॉर ट्राइंगल PQR, तो ट्राइंगल PQR में हमें जो स्लाइड, ये स्लाइड यही तो है, ये वाली स्लाइड निकालनी है। तो स्लाइड ये क्या चीज़ है, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसीलिए हमें साइन लगाना पड़ेगा। जब P और H का रिलेशन होता है तो साइन आता है, तो P/H, तो साइन ऐसे ही रहेगा। और थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है हमारे पास PQ, और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास PR। ठीक है ना, साइन 30 की वैल्यू ले लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू हाफ, PQ है 1.5 और PR हमें फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PR 1.5 × 2 हो जाएगा 3 मीटर। तो जो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड है उसका स्लाइड का लेंथ कितना रहेगा, PR। अब इन ट्राइंगल ABC, तो ABC में क्या करना है हमें, इसमें भी हमें साइन ही लगाना पड़ेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज। तो P और H के रिलेशन में हम लोग साइन यूज़ करते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन ऐसी रहा। थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, इसमें 60 डिग्री है बड़े वाले ट्राइंगल में, और परपेंडिकुलर है 3, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, AC। साइन 60 की वैल्यू कितनी है बेटा, √3/2, और ये 3AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC = 6/√3। तो ये तो नीचे रूट है, तो इसको रेशनलाइज करना होगा, 1√3 ऊपर और 1√3 नीचे √3। तो हमारे पास क्या निकल के आता है, AC = 6√3/3। 3 से शायद 6 कट जाता है 2 टाइम्स, तो 2√3। तो लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर एल्डर इज़ 2√3 मीटर, और जो छोटे बच्चे हैं बिलो 5 ईयर उनके लिए हमारी 3 मीटर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो काइट की हाइट दी हुई है कि वो 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड से वो बांधी गई है ऐसी थोड़ी देर के लिए। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ग्राउंड का जो धागे के साथ जो स्ट्रिंग है वो 60 मीटर है। देन द फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब पतंग जो है ये ग्राउंड से उसकी स्ट्रिंग जो है बांधी गई है, और ये हमारी यहाँ पतंग उड़ रही है। ठीक है ना, अब पतंग की जो हाइट है वो 60 मीटर है, और एंगल जो है ग्राउंड के साथ स्ट्रिंग ने बनाया है 60 डिग्री। अब हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब ये स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज निकालना है, और ये मानना है कि ये जो है, मतलब ऐसे आपने देखा होगा कभी पतंग उड़ाते हुए, तो पतंग की डोर जो थोड़ी सी ऐसे स्लैक होके जाती है, बट यहाँ पर यही बोला गया है कि उसको मानना, ऐसा मानना है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, वैसे कभी ऐसा होता नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन हो, लेकिन उसने मानने के लिए बोला है तो इसलिए मान लेंगे। तो अब हमने देखा, हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसको नाम दे देते हैं P, इसको दे देते हैं Q, और इसको दे देते हैं R। तो इन ट्राइंगल PQR, ठीक है ना,
हमने देखा कि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो हम इसमें साइन थीटा अप्लाई करेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H। तो साइन तो ऐसे ही रहना है, थीटा कितना अपने 60 डिग्री, परपेंडिकुलर 60 है और हाइपोटेनस है PR। बस अब यहाँ आप साइन 60 की वैल्यू डालेंगे और आप इसका आंसर अब खुद निकालेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइएगा, ठीक है ना। अगर नीचे रूट आता है, आएगा ही वैसे, तो रैशनलाइज करेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, इज स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है वो 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से। क्वेश्चन को पूरा एक साथ नहीं पढ़ना है, पूरा की पूरा एक साथ पढ़ दिया, उसकी रेल बना दी, नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे और उसको समझते रहेंगे। 1.5 मीटर ऊंचा लड़का 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब देखो एलिवेशन आ गया, इसका मतलब वो ऊपर देख रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई से उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, किसका एलिवेशन, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो ऑब्जर्वर पॉइंट जो है, तो ऑब्जर्वर जो है वो कहाँ पर है, ग्राउंड पे है, और जिस चीज़ को देखा जा रहा है ये ऑब्जर्व्ड पॉइंट है, इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग को। तो इंक्रीज, इसने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आई, उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के टॉप का, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60, 30 से 60 हो जाता है एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की तरफ जैसे जैसे वो चलता है। तो एक हम बना लेते हैं यहाँ पे ट्राइंगल, ठीक है ना। तो ट्राइंगल बनाते हैं। तो ये हमने बना लिया है कि इसको ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B और इसको C और ये D। तो इसने बोला कि 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, तो 30 मीटर जो है वो तो पूरा का पूरा यहाँ तक है, ये ग्राउंड तक, तो ये जो है आगे तक है पूरा, ठीक है। और ये भी, ये हमने हाइट इसलिए ली है क्योंकि वो लड़का जो है वो 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है, और वो सीधा खड़ा है, तो उसकी आंख से एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर एक लाइन एज्यूम की जाएगी, ये वाली लाइन BD लाइन होती नहीं है, बस ये एज्यूम की जाती है कि भाई हॉरिजॉन्टल के प्लेन, ग्राउंड तो ये हमारा नीचे वाला है, ठीक है ना। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 30 मीटर। तो इसने बोला कि जब वो चला D से 30 से 60 हो गया, बिल्डिंग की तरफ जब चला, ठीक है ना। तो 30 से कितना हो गया, 60। अब वो कितना चला है हमें पता लगाना है, ये CD पता लगाना है। तो डिस्टेंस ही वॉक्स जो है वो क्या है, CD मीटर है। तो अब हम एक काम करते हैं, ये लड़का जो है यहाँ भी 1.5 मीटर माना जाएगा, यहाँ भी 1.5, तो ऊपर कितना बचा हमारे पास 28.5, क्योंकि उसकी आंखें जो हैं वो 1.5 मीटर के आसपास ही होंगी और आंखों से एंगल बना है और वो सीधा खड़ा है, तो इसका मतलब हमें टोटल हाइट से 1.5 माइनस करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, पहले छोटे ट्राइंगल में BC फाइंड आउट कर लेंगे। BC कैसे निकालेंगे, BC बेस है, परपेंडिकुलर गिवन है 60 है। तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं अब इसे। तो tan ऐसे ही रहना है, थीटा का वैल्यू 60 है ABC में और परपेंडिकुलर है 28.5, बेस कितना है हमारा BC। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो 28.5 BC, ठीक है। BC इधर आएगा तो ये आ जाएगा 28.5 अपॉन √3, एक √3 मल्टीप्लाई करेंगे और एक √3 डिवाइड। तो BC इज, बाद में भी रेशनलाइज कर सकते थे, पहले भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो नीचे 3 आ गया। अगर ये 3 28.5 को काट सकता है तो काटेंगे। 3 9 ज़ा 27 और 1 कैरी है, 3 5 ज़ा 9.5 √3। अब हम लेंगे बड़ा वाला ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं अब, ABD। फॉर ट्राइंगल ABD कौन सा, A B और D, ये दो ट्राइंगल बन गए, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें भी tan लगाएंगे। याद रखना इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में 90% क्वेश्चन जो है वो tan थीटा वाले ही होते हैं जनरली, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं tan थीटा क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan ऐसे ही रहेगा, थीटा कितना हमारा इसमें 30 डिग्री है और परपेंडिकुलर है इसमें 28.5 और बेस है इसमें BD,
ओके। tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3 28.5 बी डी को क्या लिख सकते हैं BC प्लस सी डी लिख सकते हैं ना BC प्लस सी डी क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं BC प्लस सी डी इज इक्वल्स टू 28.5√3 शायद BC हमारे पास है ये है ना यहाँ पर देखो तो BC 9.5√3 प्लस सी डी इज इक्वल्स टू 28.5√3 और हमारे पास सी डी आ चुका है 28.5√3 माइनस 9.5√3 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 28 में से जैसे ही 9 माइनस करेंगे तो बचेगा 19 तो बचेगा 19√3 मीटर। तो डिस्टेंस उसने कितना किया कवर जब 30 से 60 डिग्री एंगल हो गया कितना 19√3। तो ये हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। मतलब इसने बोला कि ग्राउंड पर एक पॉइंट है और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसके लिए एंगल्स ऑफ एलिवेशन मतलब दो एंगल्स होंगे या दो से ज़्यादा भी हो सकते थे तो अभी फ़िलहाल देखते हैं दो ही दिया हुआ है। तो एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप तो मतलब बॉटम ऑब्जर्व्ड पॉइंट है और टॉप भी ऑब्जर्व किया गया है। कहाँ से ऑब्जर्व किया गया ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है वहाँ से ऑब्जर्व किया गया कि टॉप और बॉटम के लिए दोनों के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है मतलब जो टॉप है और वो बॉटम है वो दोनों की दोनों चीज़ें ऊपर हैं किसकी एक ट्रांसमिशन टावर की जो कि 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर लगा है और कितने कितने डिग्री है 45 एंड 60। तो हम एक काम करते हैं एक बिल्डिंग बना लेते हैं और उसके ऊपर ये हमारा टावर हो गया थोड़ा गंदा सा ये टावर लेकिन एडजस्ट कर लेंगे ठीक है ना। ये ए ये बी ये सी ये 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है और ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है यहाँ से ऑब्जर्व किया गया कि ये 45 डिग्री है और उसके टॉप का जो है वो 60 डिग्री है तो मतलब ये वाला तो 60 है और ये वाला है 45 ठीक है ना बड़ा वाला एंगल 60 और छोटा वाला 45। इसको डीलेट कर लेते हैं तो हमें पता लगाना है कि वो टावर की हाइट क्या है। तो हाइट ऑफ टावर लिख लेते हैं ए बी इसमें टावर है ठीक है ना ए बी मीटर। तो पहले हम लेते हैं देखो इन ट्राइंगल बी सी डी छोटा ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको उसमें हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो tan थीटा ही लगाना पड़ेगा जब पी बी का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा ये हमें आइडिया आया कैसे कि tan लगा लेते हैं देखो ऐसे आया हमने क्या सोचा कि बी सी की हेल्प से और 45 की हेल्प से पहले सी डी निकाल लेते हैं और फिर सी डी की हेल्प से और 60 की हेल्प से पूरा ए सी निकाल लेंगे और ए सी में से 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे ठीक है ना। तो इसीलिए हमने ये आइडिया लगाया। तो ये क्या है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे थीटा है 45 परपेंडिकुलर है 20 और बेस है सी डी। तो tan 45 का वैल्यू 1 आ गया तो 20 अपॉन सी डी। तो सी डी हमारे पास कितना आता है 20। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये भी 20 है। मैंने दूसरे कलर से इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमने बाद में निकाला है ठीक है। तो चलिए अब हम इन ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं ए सी डी बड़ा वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए सी डी इसमें भी tan लगाते हैं तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan ऐसे ही रहेगा थीटा का वैल्यू है 60 और परपेंडिकुलर है हमारे पास ए सी और बेस है हमारे पास सी डी। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 और ए सी कितना हमारे पास ए सी के ना दो पार्ट हैं ए बी प्लस 20। तो ये हो जाएगा ए बी और प्लस 20 और सी डी अपने पास ऑलरेडी है ही 20। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 20√3 इज इक्वल्स टू ए बी प्लस 20। अब ये 20√3 माइनस 20 इज इक्वल्स टू ए बी ठीक है। अब इसमें से 20 कॉमन ले लो या ऐसे ही रहने दो मीटर। तो ये हमारे पास हाइट ऑफ टावर कितना निकल के आया है 20 ऑफ √3 माइनस 1 ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम ऐसा ही है। एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। मतलब एक स्टैचू है ठीक है ना और वो जो है किसी पेडेस्टल पर खड़ा हुआ है इस तरह से ठीक है। तो इस स्टैचू की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है ओके। और यहाँ पर कहा गया फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60। तो स्टैचू के टॉप का
ग्राउंड से एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ पर हम एक बना लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब उसी सेम पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल का टॉप ये वाला। अब ये मत समझना कि पेडिस्टल का टॉप ये कैसे, वो पेडिस्टल का टॉप लिख दे या स्टैचू का बॉटम लिख दे। फॉर एग्जांपल हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं, तो जो हमारी जो छत होगी वो हमारी 4th फ्लोर की मतलब फ्लोर होगा, मतलब 4th फ्लोर के लिए वो फ्लोर है और हमारे लिए वो छत है। ठीक है ना, तो कुछ भी कह सकता है। अब इसने बोला पेडिस्टल के टॉप का जो एंगल है वो 45 है। अब बिल्कुल सेम ही तो डायग्राम है, बस वो उसमें टावर था, इसमें बिल्डिंग थी। तो फिर से वही बिल्कुल, पहले छोटा ट्राइंगल फिर बड़ा ट्राइंगल और दोनों को इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल BCD, ठीक है ना, कौन सा ट्राइंगल, BCD, इसमें भी tan थीटा ही लगाएंगे। तो tan थीटा लगाने के लिए क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan ऐसे ही रहा, थीटा कितना है इसमें 45, परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना है CD। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 और ये हो गया BC अपॉन CD। तो CD इज इक्वस टू आ गया है BC। तो अभी यहाँ पर तो कोई न्यूमेरिक वैल्यू है नहीं, तो कोई बात नहीं, CD इक्वस टू क्या ले लेंगे, BC। अब हम लेंगे बड़ा वाला ट्राइंगल। बड़ा वाला ट्राइंगल देख रहे हैं कौन सा, ACD, ट्राइंगल ACD। इसमें भी हम tan थीटा ही लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan ऐसे ही रहना है, थीटा का वैल्यू कितना है इसमें 60, परपेंडिकुलर के दो पार्ट हैं AB प्लस BC। तो ये हो गया AB और प्लस BC और बेस क्या है हमारे पास CD। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। AB शायद हमारे पास है 1.6 और BC और CD की वैल्यू शायद BC हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि CD और BC जो है ना इक्वल है, तो इसलिए ये जो नीचे वाला CD था इसकी जगह हमने BC रिप्लेस कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC √3 1.6 प्लस BC। अब क्या करेंगे, BC जो है सेम लाइक टर्म्स हैं, तो BC को BC के पास ले आते हैं। BC कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा √3 - 1। अब क्या है हमारे पास, ये 1.6 के पास जो है BC के जो मल्टीप्लिकेशन में √3 - 1 है ना, वो नीचे आ जाएगा। अब रूट को तो नीचे छोड़ते नहीं है, तो मतलब हमें फिर से रैशनलाइजेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो BC 1.6 √3 - 1 √3 + 1 √3 + 1, तो ये हो जाएगा 1.6 √3 + 1, नीचे a - b a + b a² और -b²। तो 1, क्योंकि होता है ना अगर दो ब्रैकेट है, एक बार माइनस हो रहे हैं एक बार प्लस हो रहे हैं, तो उनको हम a + b a - b लिख सकते हैं, a² - b²। तो √3 + 1 ऐसे ही रहेगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 - 1। तो 1.6 अंदर बचेगा √3 + 1 और नीचे आया 2। तो उसके बाद हमने देखा ये 2 जो है 1.6 को कट कर देगा, 0.8 √3 + 1 मीटर। देखो डायग्राम सेम था, बस उसमें नीचे BC वाला टर्म दिया हुआ था और इसमें AB वाला टर्म दिया, एंगल्स भी सेम ही थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ये पहला सेंटेंस समझना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन है, नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है। किस चीज़ को देखा जा रहा है, जो ऑब्जर्वेबल पॉइंट है वो है बिल्डिंग का टॉप, टॉप ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप को देखता है, कहाँ से देखता है, फुट ऑफ टावर से, तो 30 डिग्री, मतलब वो टावर है कोई, उसके फुट पे खड़ा है। तो यहाँ पर टावर है इस पॉइंट पे और एक बिल्डिंग है उसको देखता है, तो बिल्डिंग के टॉप को टावर के फुट से, अभी टावर बनाया नहीं है मैंने, टावर के फुट से 30 डिग्री है। ठीक है ना, उसको लेबल कर लेते हैं ABC। अब क्या कहता है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, मतलब जो C पॉइंट पे टावर है और उसका टॉप, उसके टॉप को देखना है, लेकिन कहाँ से देखना है, फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। अब इधर आ गया वो धीरे से, बिल्डिंग के फुट से देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री। अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60, दैट मीन्स इट इज लॉन्गर देन, टॉलर देन बिल्डिंग। ठीक है ना, तो ये वाला एंगल जो है हमें 60 देता है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। ठीक है ना, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होता है सेम पॉइंट पे या सेम हॉरिजॉन्टल पे, तो उसकी हाइट बड़ी होती है। ठीक है ना, तो ये वाला हमारा 50 मीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, और हमें AB का हाइट फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, पहले हम 50 मीटर
इन ट्राइंगल BCD में, इन ट्राइंगल, ऐसे शुरू मत करना, वहाँ पे लिखना है कि लेट CD इज़ द टावर विच इज़ 50 मीटर हाई एंड AB इज़ द बिल्डिंग, है ना, और वो हमें फाइंड आउट करने का है, ठीक है। तो अब आपको मैं इसका बस हिंट दे देता हूँ, ये आप मुझे करके बताइएगा कि कैसे हुआ। देखो 50 मीटर और BC, इस वाले ट्राइंगल में 50 मीटर और 60 डिग्री के एंगल की हेल्प से BC निकाल लीजिएगा। जब BC आ जाए तो BC की हेल्प से और 30 डिग्री की हेल्प से AB फाइंड आउट कर लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 30 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए इसको आप ट्राई कीजिएगा, नहीं होता है तो मुझे बताइएगा। अब अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसने बोला है कि द टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। रोड के दोनों तरफ जो है इक्वल हाइट के दो पोल, इक्वल हाइट ये मेंशन देख लीजिएगा ध्यान से, इक्वल हाइट के पोल हैं जो कि 80 मीटर रोड के दोनों तरफ लगे हुए हैं। जैसे ये हमारा पोल रोड हो गया 80 मीटर और ये हमारे दो पोल हो गए इक्वल हाइट के, ठीक है। रोड की चौड़ाई जो है वो 80 मीटर है, ओके। अब उसने बोला कि फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के ऊपर उन दोनों पोल के बीच में रोड के ऊपर एक पॉइंट है, एक साइड 60 डिग्री का एंगल है और एक साइड 30, है ना। अब देखो मैं इधर 60 बनाऊं या इधर बनाऊं, भाई जिसका बेस छोटा है वो वाला 60 बनेगा और ये वाला 30, ठीक है ना। जब जैसे बुर्ज खलीफा है, हम दूर से देखेंगे तो हमें बिल्कुल ऐसे ही सामने नजर आएगा, लेकिन जैसे जैसे उसके पास जाते रहेंगे बुर्ज खलीफा के लिए हमें देखने, उसके टॉप को देखने के लिए हमें ऊपर देखना पड़ेगा, एंगल जो है बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे ये A है, ये B है, ये C है, ये D है ना। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P। अगर BPX होगा तो ये हो जाएगा 80 माइनस, भाई टोटल 80 है ना, तो X जितना भी रहेगा उसको 80 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें PC का वैल्यू आ जाएगा। अब वो सब स्टेटमेंट्स वगैरह आप लिख लेंगे, पोल क्या है, लेट BP इज इक्वल्स टू X, ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ABP, आपको ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, इसमें tan थीटा लगाते हैं क्योंकि हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan ऐसे ही रहेगा, थीटा का वैल्यू है 60, परपेंडिकुलर है AB और ये है X। tan 60 की वैल्यू कितनी है बेटा, √3 AB अपॉन X, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर X √3 इज इक्वल्स टू AB। चले अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल PCD में क्या ही होने वाला है, इसमें भी हम tan थीटा ही लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan ऐसे ही रहेगा, थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है DC और बेस कितना है 80 माइनस X। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और DC हमें फाइंड आउट करना है और 80 माइनस X, तो 80 माइनस X अपॉन √3 इज इक्वल्स टू DC। क्या हमें पता है कि AB और CD इक्वल हैं? हाँ, दोनों पोल जो हैं वो इक्वल हाइट के हैं, तो CD, तो 80 माइनस X अपॉन √3, ये क्या लिखा है CD की जगह हम क्या लिख सकते हैं AB, समझ आया। तो जहाँ CD है उसकी जगह हम AB रिप्लेस कर देते हैं, और AB का वैल्यू तो शायद हमारे पास है, AB का वैल्यू ये रहा। अब AB की वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे, पहले लिखेंगे 80 माइनस X √3 इज इक्वल्स टू AB का वैल्यू क्या है X √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस X √3 हो जाता है 3X। X वाली टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, तो 80 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 4X, और 80 डिवाइडेड बाई 4 गिव्स 20। तो पोजीशन ऑफ द पॉइंट इधर से तो 20 हो गया, उधर से हो जाएगा 60। अब इस X को इस AB में डाल देते हैं और हमें हाइट मिल जाएगा, क्या था X √3, यही था ना AB इक्वल टू, तो AB 20√3। चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए TV टावर इज वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल, मतलब एक रिवर, एक कैनाल है, कैनाल के एक साइड पे एक टावर लगा हुआ है और दूसरे साइड से देखा जाता है 60 डिग्री, ये डायग्राम बना भी है, और यहाँ से देखा जाता है 30 डिग्री। तो मतलब वो यहाँ पर खड़ा था, उसने देखा भाई टावर का एंगल ऑफ, ये रिवर, ये कैनाल है ना, कैनाल के इस तरफ खड़ा है वो, दूसरे मतलब बैंक पे दूसरे किनारे पे खड़ा है, एक किनारे पे टावर लगा हुआ है, तो उसने देखा 60 डिग्री। फिर वो 20 मीटर चला, आगे तो चल नहीं पाएगा, आगे तो डूब ही जाना है या फिर उसे तैरना पड़ेगा, पीछे की तरफ चला सेम उसी स्ट्रेट लाइन में। फिर उसने कुछ 20 मीटर चलने के बाद पीछे देखा कि भाई टावर उसके पीछे पीछे तो नहीं आ रहा, लेकिन उसने देखा तो टावर वहीं पर था।
लेकिन वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री। तो अब हमें इसमें निकालना है। तो क्या करेंगे, इस ट्राइंगल ए बी सी में पहले शुरू कर देते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी टैन थीटा अप्लाई करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन ऐसे ही रहना है। थीटा का वैल्यू 60, परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बी सी। टैन 60 की वैल्यू कितनी हो जानी है, √3। तो बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई दे के √3 के पास आ गया। तो ए बी कितना है हमारे पास, बी सी √3। अब इन ट्राइंगल विड्डा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए सी डी, इसमें भी टैन थीटा अप्लाई करते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है अपने पास, परपेंडिकुलर तो ए बी है और थीटा है 30, यहाँ लिखेंगे ए बी और बेस है हमारे पास बी सी। टैन 30 की वैल्यू 1/√3 और ए बी का वैल्यू बी सी √3। शायद हमें यहाँ बी डी लिखना चाहिए क्योंकि पूरा बेस है ना ये, है ना, इसलिए। बी डी के दो पार्ट हैं, 20 प्लस बी सी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमें बी सी की प्राप्ति होगी। तो 20 इक्वल्स टू बी सी, अच्छा √3 इंटू √3, तो ये तो 3BC हो चुका था और BC देखो ना, ये वाला इस √3 से √3 और ये वाला तो 1 से हुआ है तो ये इधर पहुंच गया था, ठीक है ना। अब हमने क्या देखा, 3BC में से 1BC माइनस करेंगे तो बचेगा 2BC। क्या बचेगा, 2BC। अब ये 2 जो है मल्टीप्लाई से डिवाइड में आके हमें देगा 10, तो BC का वैल्यू क्या आ जाएगा 10। इस BC को AB में सेट कर देंगे तो 20√3, बिकॉज AB हमारे पास ऑलरेडी था, कितना था, BC √3, तो BC का वैल्यू 10 है हमारे पास, तो 10 आ गया हमारे पास 10√3 मीटर। तो ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, 10√3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तो 11 के बाद 13 कैसे आ गया, एक मिनट अभी देखते हैं 12 कहाँ गया। तो एज अभी पहले यही कर लेते हैं, एज ऑब्जर्व द from the top of the height 75 meter lighthouse from the sea level, the angle of depression of the two ships are 30 and 45। एक लाइट हाउस पर खड़ा हुआ एक बंदा और उसने दो शिप्स को देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है दो शिप के, एक थक का 30 है और एक का है 45। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर एंड द सेम साइड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेम साइड द लाइट हाउस। जैसे लाइट हाउस है 75 मीटर ऊंचा, एक शिप यहाँ है और एक शिप यहाँ है, तो सेम साइड पर है ना, इसलिए अगर अलग अलग होते तो एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता, फिर ऐसा डायग्राम बनता, ठीक है ना। तो अभी क्या है हमारे पास, लाइट हाउस है, लाइट हाउस के ऊपर ऑब्जर्वर ऊपर है, डिप्रेशन बन रहा है, तो यहाँ पर एक लाइन ऐसी बना लेंगे, एज्यूम करेंगे। तो दूर वाले का है 30 और इस वाले का है 45। तो लेबल कर लेते हैं इसको A B C D। तो दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो ये 75 मीटर है, अच्छा ये वाला 45 है, तो भाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसको भी 45 होना चाहिए। अब ये 30 है तो ये वाले को भी 30 होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि AB की हेल्प से और 45 की हेल्प से पहले आप BC फाइंड आउट कर लेंगे, फिर 30 और 75 की हेल्प से फिर आप BD फाइंड आउट कर लेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा CD। तो CD इक्वल्स टू क्या आने वाला है, BD माइनस BC। दोनों में tan थीटा ही लगाइएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं अभी उसको भी देखता हूँ कहाँ खो गया है वाला क्वेश्चन। 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक लड़की है, डायग्राम गिवन ही है हमारे को। 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, उसने बलून को देखा जो कि मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में और बलून की हाइट है 88.2। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट इंस्टेंट इज 60। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। कुछ देर बाद वो जो है 30 डिग्री हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। तो मतलब बलून जो है ना वो यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो इसको A कर लेते हैं, इस वाले पॉइंट को, इसको B कर लेते हैं, इस वाले पॉइंट को C और इस वाले पॉइंट को D। तो वो लड़की है 1.2 मीटर टॉल, तो इसको 88.2 नहीं लेंगे, क्या ले लेंगे 87, क्योंकि वो तो लड़की सीधी खड़ी है और ये जो लाइन है ये तो ग्राउंड से ऊपर है ना, वो ग्राउंड से हाइट दी हुई है 88.2। अब ये 87, ये भी 87 है, हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है। तो हम एक ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ABCD और उसका नाम दे देते हैं E। तो इन ट्राइंगल DEC
इन ट्राइंगल डी ई सी। तो हम क्या करेंगे, पहले छोटे ट्राइंगल में ये डी सी निकालेंगे, बड़े ट्राइंगल में बी डी निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जितना बी सी होगा उतना ही ई ए होगा। तो tan थीटा लगाएंगे इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा 60 डिग्री और ये है 87 अपॉन और बेस क्या है हमारा डी सी। tan 60 की वैल्यू होती है √3, 87 और डी सी, तो डी सी हमारे पास आता है, ये डी सी है 87/√3। रैशनलाइज कर लेते हैं हैंड टू हैंड, ये बाद में भी कर सकते थे। तो ये आया 87√3/3, 3 से 87 को कटना चाहिए तो 29√3। डी सी आ चुका है। अब इन ट्राइंगल बड़ा वाला कौन सा, ए बी डी, थोड़ी सी और कुछ, इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें tan थीटा लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan ऐसे ही रहना, थीटा का वैल्यू है 60 और परपेंडिकुलर इसमें भी 87 है और बेस है इसमें बी डी। tan 60 की वैल्यू है √3, 87 को ऐसे ही रहना चाहिए। बी डी को लिख सकते हैं डी सी प्लस बी सी, √3 इज डी सी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 87, तो √3 ऐसे ही रहेगा। और डी सी का वैल्यू कितना है हमारे पास 29√3 प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 87, ये मल्टीप्लाई होगा 29, √3 हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो कितना आएगा 2987 और ये कितना हमारे पास बी सी √3 इज इक्वल्स टू 87। शायद हमने कुछ गलत कर दिया है, अभी देखते हैं इसको भी। 87 है हमारे पास और डी सी प्लस बी सी और tan 60 की वैल्यू हमने √3 ली है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो इसमें मिस्टेक ये हो गई है कि हमने यहाँ ना 60 डिग्री का एंगल ले लिया, जो कि 60 नहीं है भाई, ए बी डी में तो 30 डिग्री है, तो इसीलिए तो यहाँ पर आएगा 30 डिग्री। तो इसका मतलब इसकी वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएगी। tan 30 की तो 1/√3 होती है ना, तो यहाँ से इसको कट कर देते हैं, ये लीजिए कट हो गया है। तो अब हम tan 30 की वैल्यू यहाँ पर 1/√3 यूज़ करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर डी सी प्लस बी सी इज 87√3, डी सी का वैल्यू 29√3 और ये बी सी, तो बी सी इज इक्वल्स टू 87√3 माइनस 29√3। तो हमारे पास जो बी सी निकल कर आया डिस्टेंस जो है उसका 87 माइनस 29 और ये √3, बस माइनस कर देंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे, एक स्ट्रेट हाईवे है, पहले वो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा मिस हो गया था, वो कहाँ पर है। तो ये वो क्वेश्चन है जो हमारा मिस हो गया था, अभी भी मैंने इसको कॉपी किया है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60। मतलब 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर ऑब्जर्वर खड़ा है, उसके बाद भी वो किसी केबल टावर को देखता है, तो वो 60 डिग्री का एंगल है। दैट मीन्स केबल टावर जो है, केबल टावर का जो टॉप है ऑब्जर्वर के से ऊपर है और ऑब्जर्वर ऑलरेडी 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर खड़ा है। तो जैसे ये 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, वो यहाँ खड़ा है और केबल टावर का टॉप जो है भी यहाँ है, तो मतलब इसे ऊपर देखना पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक लाइन हम एज्यूम करेंगे जो कि कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ इट्स इज 45, तो इसका मतलब फुट नीचे है उसका, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 है, ठीक है। देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो लेवल कर लेते हैं इसको ए बी सी और डी और ये ई। तो हाइट ऑफ टावर जो है वो कितनी है हमारे पास, वो है ई सी। अच्छा ई सी जो है, अगर हम देखें ये ए बी 7 है तो ये भी 7 ही हो जाना है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनेगा ना 90 डिग्री है, वर्टिकल टावर होते हैं, वर्टिकल बिल्डिंग होती है। एक लीनिंग टावर बस एक ही है पूरी दुनिया में, बाकी सारे वर्टिकल ही होते हैं जनरली, ठीक है। तो ये भी 7 हो गया। अच्छा अब हम क्या करने वाले हैं, तो ई सी को लिख सकते हैं 7 प्लस ई डी, तो मेनली बस ई डी पता लग जाए और हमारा आंसर आ जाना है। तो आप इस 7 इस वाले ट्राइंगल में 7 की हेल्प से, 45 की हेल्प से आप पहले ए डी निकाल लेना, फिर ए डी की हेल्प से और 60 की हेल्प से आप ई डी निकाल लेना और फिर यहाँ डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। तो ये है हमारा स्ट्रेट हाईवे जो है वो लीड्स ऑन द फुट ऑफ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे पर एक टावर है जो कि उसका फुट मतलब रोड पे ही आ रहा है।
द मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व अ कार एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। मतलब एक आदमी है वो रोड के किनारे लगे टावर के ऊपर खड़ा हुआ है, उसने ऑब्जर्व किया एक कार आ रही है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन है तो मतलब यहाँ पर ही लगाएंगे ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, ये 30 डिग्री है। विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर, जो कि टावर के फुट तक पहुँच रही है। द एंगल, अच्छा 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड की वो कार ना इस तरफ आ रही है, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब जो है 60 डिग्री हो गया ये वाला एंगल, है ना। अब पता लगाना है कि और कितना समय लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक लगा है 6 सेकेंड, ठीक है ना। तो ये डायग्राम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही हो गया, जिसमें कि वो बैंक नहर के एक साइड खड़ा था। तो याद रखेंगे ये डायग्राम को मन में एकदम बिठा लेंगे, बिल्कुल वही सेम सोल्यूशन रहेगा, बस उसमें 20 था, 20 की जगह आप 6 डाल देंगे, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ को याद रखेंगे, अगर ये मान लो 1 नंबर में आ जाता है MCQ में, तो याद रखना अगर ये डायग्राम को एकदम मन में बिठा लो, अगर इधर 60 है तो इधर 30 है, तो इसका एग्जैक्टली हाफ होता है ये। तो 6 सेकंड है तो ये कितना आ गया 3 सेकंड, एक ही सेकंड में आंसर आ गया। बट डायग्राम को देखते एकदम मन में याद कर लेना कि भाई ये 6 है तो ये हाफ होगा इसका आधा, 3 सेकंड इसका आंसर है, कितना 3 सेकंड इज द आंसर। बिल्कुल सेम वही सोल्यूशन रहेगा जो क्वेश्चन नंबर 11 का था। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या कोई और टॉपिक आपको जो क्लियर करना हो वो मुझे बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।